जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए भी अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे और अपना 100% मेहनत भी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी फर्स्ट टाइम हो वह चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक बने रहें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड दोस्तों कमेंट भी करें। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री बता चुका हूँ, जिसमें दोस्तों हमने अरब का आक्रमण पढ़ा था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे आक्रमण किया, किसके साथ किया, यह सब पढ़ा। इसके बाद दोस्तों अरब का जो प्रभाव भारत पे पड़ा था उसके बारे में पढ़ा था। दोस्तों नेक्स्ट हमने जो अरब के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उनके जो मेन उद्देश्य थे उसके बारे में पढ़ा था। दोस्तों फिर हमने भारत में तुर्क का आक्रमण कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ा, जिसमें दोस्तों स्वख्तगीन ने आक्रमण किया था भारत पर, वह असफल रहा। इसके बाद दोस्तों स्वख्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी भारत में आता है, जो कि दोस्तों अफगानिस्तान के गजनी एक स्थान है, उस पर यह दोस्तों 998 एडी में महमूद गजनवी बैठता है गद्दी पर। दोस्तों कब बैठता है? 998 एडी में बैठता है। यह सब मैंने दोस्तों आपको कल पढ़ा दिया था। और दोस्तों यह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। और दोस्तों इसके अन्य नाम भी आपको मैंने बताए थे, जैसे कि यामिन उद दौला इसे कहा जाता था, ये जिसका अर्थ होता है दोस्तों एक विश्वासी राजा, विश्वासी शासक। एक दूसरा जिसका अन्य नाम है दोस्तों यामिन उल बिल्ला, जिसका दोस्तों मतलब होता है मुसलमानों को सुरक्षा करने वाला, एक संरक्षक। इसको दोस्तों बुत सिकन भी कहते हैं और मूर्त भंजक भी बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत पर इसका जो आक्रमण हुआ था 1000 ईडी में, इसका दोस्तों कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, इसका दोस्तों कोई नतीजा नहीं रहा था। इसका दोस्तों जो फर्स्ट आक्रमण हुआ था, पहला आक्रमण दोस्तों इसका हुआ था, वो 1001 एडी में हुआ था दोस्तों, जिसको दोस्तों बेहिंद का युद्ध कहते हैं, जो कि दोस्तों पंजाब प्रांत के हिंदू शाही राजा थे जिनका नाम जयपाल था, उनके मध्य दोस्तों हुआ था। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि महमूद गजनवी के जो पिताजी थे स्वख्तगीन ने भी दोस्तों 986 एडी में जयपाल पर आक्रमण किया था। दोस्तों जो महमूद गजनवी का जो नेक्स्ट आक्रमण था वो दोस्तों 1005 में था। दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य था, इसने महमूद गजनवी ने सोचा था कि दोस्तों इसे हर साल भारत पर आक्रमण करना है। इसमें दोस्तों हम जो इसके मेन इसमें इसने दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसमें दोस्तों हम इसके जो प्रसिद्ध और प्रचलित जो आक्रमण रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों इसने जो 1005 एडी में जो आक्रमण किया था, वो किया था दोस्तों मुल्तान पर, जो कि दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में एक स्थान है। दोस्तों यहाँ की एक जाति थी भाटिया जाति। इसका दोस्तों इस महमूद गजनवी ने तलवार तलवार की दम पर धर्म स्थानांतरण
करवाया था। इसका दोस्तों जो नेक्स्ट आक्रमण था वो 1008 एडी में था, जो कि दोस्तों हिमाचल में किया था। एक हिमाचल में जगह है दोस्तों नगरकोट। दोस्तों नगरकोट में एक प्रसिद्ध मंदिर है कांगड़ा देवी देवी का मंदिर, उस पर इसने दोस्तों आक्रमण किया था। इस मंदिर से दोस्तों इसने सोना चांदी बहुत सारा लूटा और सोने की जो भी मूर्तियां थी वो सब लूटी इस महमूद गजनवी ने। दोस्तों इस तरीका से यह इसका जो नेक्स्ट आक्रमण था 1018 में, इसने दोस्तों यह आक्रमण मथुरा और कन्नौज के क्षेत्र पर किया था। दोस्तों कन्नौज के जो राजा थे, कन्नौज में दोस्तों जो शासक था गुर्जर शासक था, जिसके जो राजा थे दोस्तों राजपाल गुर्जर थे। दोस्तों राजपाल गुर्जर को जब पता चला कि कन्नौज पर महमूद गजनवी का आक्रमण होने वाला है, दोस्तों यह वहां से भाग गए थे। दोस्तों इस तरीके से इसका जो महमूद गजनवी का जो दोस्तों नेक्स्ट आक्रमण होता है वो कालिंजर अभियान होता है। दोस्तों इसका थोड़ा ये कालिंजर अभियान महमूद गजनवी ने क्यों किया था, इसका एक रीजन था। दोस्तों कालिंजर अभियान में जो शासक थे वो चंदेल शासक थे। चंदेल शासक के जो दोस्तों शासक थे उनका नाम विद्याधर था। विद्याधर के दोस्तों पिताजी जो थे वो राजा गंडा थे। दोस्तों राजा गंडा ने टिप्पणी की थी कन्नौज के गुर्जर शासक राजपाल गुर्जर पर कि दोस्तों ऐसे शासक को कोई हक नहीं है जो कि अपनी प्रजा और अपने लोगों को छोड़कर भाग जाए। यह बात सुनकर दोस्तों महमूद गजनवी ने कालिंजर अभियान किया था। दोस्तों कालिंजर किला जो था आपका यूपी के बांदा जिले में पड़ता है। इस तरीके से उसने दोस्तों कालिंजर अभियान किया था। लेकिन दोस्तों कालिंजर अभियान में जो राजा गंडा थे वो दोस्तों कालिंजर किले में छिप गए थे। राजा गंडा के जो पुत्र थे दोस्तों विद्याधर, विद्याधर ने दोस्तों महमूद गजनवी को कुछ हाथी और सोना चांदी से भरपूर भेंट दी थी दोस्तों। दोस्तों यह लेकर महमूद गजनवी वहां से चला आया। दोस्तों मेन इनका मकसद तो लूट करना ही रहता था। क्या रहता था दोस्तों? मेन तो इनका रीजन जो मेन जो इनका पर्पस था वो लूट करना था। लूट करना था अपने इस्लाम का धर्म, अपने इस्लाम का दोस्तों इनको प्रचार प्रसार करना था। इनका मेन मोटो यही था। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट आक्रमण हुआ था 1025 में हुआ था। 1025 में दोस्तों इसका जो आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर में, जो कि दोस्तों सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। दोस्तों 1025 में जो इस महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था वो इसका 16वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था दोस्तों? ये 16वां आक्रमण। दोस्तों इस समय में जो शासक थे चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम थे। कौन थे दोस्तों? भीम प्रथम। जब दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उस उस कुछ इतिहासकार कहते हैं दोस्तों इस मंदिर को यह कम से कम 2 सप्ते यानी 2 वीक लूटता रहा था। दोस्तों सोमनाथ मंदिर की लूट से हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षत पहुंची थी। दोस्तों सोमनाथ मंदिर को लूटकर जो क्षत पहुंची थी वो हिंदू आस्था को सबसे ज्यादा क्षत पहुंची थी। तो दोस्तों हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षत पहुंचाने वाला यह आक्रमण था। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट आक्रमण था वह अंतिम आक्रमण था। जब ये दोस्तों गुजरात के सोमनाथ मंदिर को दोस्तों जब ये लूट कर जा रहा था, ये दोस्तों गुजरात आपका, ये गुजरात का क्षेत्र है। इसके आगे थोड़ा सिंध का एरिया पड़ता है गुजरात।
यहाँ पर दोस्तों एक खोकर जाति रहती थी। खोकर खोकर जाति के जो नेता थे दोस्तों, जाट थे, उनसे इसका अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ था। इससे पहले दोस्तों खोकर के जाट लोगों ने इसका लूट का सामान इससे लूटा था। इसका बदला लेने के लिए महमूद गजनवी ने 1027 में अंतिम आक्रमण किया था, जो कि खोखरों के विरुद्ध था। दोस्तों इस महमूद गजनवी की दोस्तों जो मृत्यु हुई थी वो 1030 में हुई थी। दोस्तों महमूद गजनवी की कब मृत्यु होती है? 1030 में। दोस्तों इतिहासकार कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि इसकी यह स्वाभाविक मौत थी। इसको दोस्तों किसी ने मारा नहीं था, इसकी यह स्वाभाविक मौत थी। दोस्तों इसके जो समकालीन लेखक थे उसमें से सबसे फेमस जो लेखक थे दोस्तों वह फिरदौसी। कौन थे दोस्तों? फिरदौसी। दोस्तों फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं। आप सभी दोस्तों होमर के बारे में नहीं जानते, थोड़ा आपको बता देता हूँ। दोस्तों होमर की जो यह एक यूरोप का सबसे फेमस लेखक रहा था, जिसकी किताबों को दोस्तों द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर पढ़ते थे। दोस्तों इनकी किताबों को कौन पढ़ते थे? सिकंदर। तो इसीलिए दोस्तों फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यूरोप यह दोस्तों फिरदौसी जो था इस ईरान अफगानिस्तान से आया था, जो कि दोस्तों ईरान का सबसे बड़ा लेखक था। दोस्तों इसने जो फिरदौसी ने दोस्तों शाहनामा पुस्तक लिखी थी। दोस्तों शाहनामा पुस्तक में जो वर्णन है वो महमूद गजनवी का है। दोस्तों इस बुक में किसका वर्णन है? महमूद गजनवी का। दोस्तों इसको फारसी भाषा में लिखा गया था, जिसे दोस्तों ईरान में महाकाव्य कहते हैं। दोस्तों इसको ईरान का महाकाव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यह इसकी जो शाहनामा पुस्तक थी, इसमें दोस्तों महमूद गजनवी के बारे में बहुत बढ़ाकर चढ़ाकर लिखा गया था, जिसमें उसकी पॉजिटिव सकारात्मक बातें और नेगेटिव विचार सब लिखे गए थे। इसलिए दोस्तों यह ईरान में बहुत प्रचलित हुई थी बुक शाहनामा, जिसकी वजह से दोस्तों इसको ईरान का महाकाव्य कहते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट आपके इसके समकालीन लेखक थे वो अल-बरूनी थे। कौन थे दोस्तों? अल-बरूनी। दोस्तों इनकी जो प्रसिद्ध बुक थी जिसका नाम है किताब उल हिंद, जिसमें दोस्तों उस समय के इतिहास का वर्णन किया गया था। जो दोस्तों दूसरी बुक थी तारीख़ हिंद। दोस्तों इन्हें पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कहते हैं दोस्तों। दोस्तों प्रथम मुसलमान जो था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था वो दोस्तों आपका अल-बरूनी था। दोस्तों जो नेक्स्ट लेखक थे उनका नाम उत्वी था। यह भी दोस्तों बहुत प्रसिद्ध थे, जिन्होंने दोस्तों किताब उल यामिनी लिखी, जिस जिस इस बुक में दोस्तों यामिनी वंश का वर्णन किया गया है। इस बुक में दोस्तों यामिनी वंश का वर्णन किया गया है। जो दोस्तों नेक्स्ट जो लेखक रहे हैं उनका नाम बैहाकी है। दोस्तों इनकी किताब का नाम जो है वो तारीख़ सबक्तगीन है। इनकी किताब में दोस्तों सबक्तगीन का वर्णन किया गया है सबसे ज़्यादा। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको भारत में तुर्क आक्रमणकारियों का थोड़ा बताया है। आपको दोस्तों इस वीडियो में मैंने मोहम्मद महमूद गजनवी के बारे में बताया इतना सारा, जो कि दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इसी तरीके से तुर्क जो जो आपके तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनमें से
महमूद गजनवी जो था वो दोस्तों तुर्क का पहला चरण था। दोस्तों अफगानिस्तान में जो यामिनी वंश था दोस्तों, वो आपका एंड हो गया था। उसके बाद दोस्तों आपका तुर्कों का सेकंड चरण स्टार्ट होता है। उसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी शासन संभालता है। दोस्तों जब मोहम्मद गौरी शासक शासन में आता है तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, मोहम्मद गौरी ने कैसे शासन किया, कैसे क्या किया। तो यहाँ से दोस्तों मोहम्मद गौरी से तुर्कों का सेकंड चरण स्टार्ट होता था। बात करें दोस्तों मोहम्मद गौरी की, इसका इसके जो अदर नेम यानी अन्य नाम जो था, दूसरा अन्य नाम जो था दोस्तों, वो इसका शहाबुद्दीन था। दोस्तों इसको मोहम्मद शाम के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट नाम है ये, जिनको परीक्षाओं में पूछा गया है। एक तो दोस्तों इसका नाम शहाबुद्दीन था, दूसरा दोस्तों मोहम्मद साहब था। दोस्तों इसको शासन में गौर प्रदेश मिला था, जो कि दोस्तों आप जानते हो गौर प्रदेश कहाँ है। दोस्तों गौर प्रदेश आपका अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान जो आपका क्षेत्र है, अफगानिस्तान में गौर प्रदेश था। इसके नीचे दोस्तों ये पाकिस्तान, फिर अपना ये भारत है बाकी नीचे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इसका जो शासन था 1173 से लेकर 1206 तक था। दोस्तों इसने दोस्तों इसकी जो इच्छा थी, इसकी इच्छा थी कि दोस्तों पूरे भारत पर शासन करना था। दोस्तों इससे पहले जो महमूद गजनवी आया था भारत में, उसका उद्देश्य था कि सिर्फ लूट करना और अपने इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गौरी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। दोस्तों मोहम्मद गौरी चाहता था दोस्तों कि मुझे अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। इसी तरीके से दोस्तों इसने विस्तार करने के लिए दोस्तों भारत पर इसका पहला जो आक्रमण होता है वो 1175 में मुल्तान पर होता है। दोस्तों इसने जाना था पहले मोहम्मद गजनवी के बारे में कि महमूद गजनवी ने सबसे पहले अफगानिस्तान से मुल्तान में आक्रमण किया था। आक्रमण मुल्तान के बाद दोस्तों हिमाचल में, इस तरीके से दोस्तों मथुरा और कन्नौज में, इस तरीके से दोस्तों सोमनाथ में इसने दोस्तों कालिंजर का अभियान किया था। कालिंजर के बाद आपका सोमनाथ, इस तरीके से दोस्तों महमूद गजनवी वापस हो गया था। पर दोस्तों मोहम्मद गौरी की ऐसी कोई सोच नहीं थी दोस्तों। इसकी बस सोच यह थी कि इसको पूरे भारत पर अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। इसी तरीके से यह भी मोहम्मद गौरी भी दोस्तों सबसे पहले भारत में मुल्तान पर आया था। दोस्तों जब मुल्तान में यह आया था तो इसने सबसे पहले जो दोस्तों आक्रमण किया था मुल्तान में दोस्तों एक जाति थी कर्माती। कर्माती जाति पर दोस्तों एक सिया बौद्ध हुआ करते थे, उस पर इसने आक्रमण किया। इसको दोस्तों मोहम्मद गौरी ने दोस्तों कर्माती जाति का धर्म स्थानांतरण करवाया था। इस तरीके से दोस्तों जो नेक्स्ट इसका आक्रमण हुआ था 1178 में, जो दोस्तों हुआ था गुजरात के पाटन क्षेत्र में। कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात के पाटन क्षेत्र में। पाटन एक जगह है दोस्तों गुजरात में। यह दोस्तों 1178 वाला मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण था वह दूसरा था, जिसमें दोस्तों इस आक्रमण में दोस्तों मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण हुआ था किसके मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों भीमदुत्ती थे और मूलराज दुत्ती। दोस्तों भीमदुत्ती एक छोटा भाई, दोनों ही भीमदुत्ती और मूलराज दुत्ती दोनों भाई थे, जिसमें दोस्तों भीमदुत्ती छोटा था और मूलराज दुत्ती बड़ा था। दोस्तों इन दोनों भाइयों ने मोहम्मद गौरी को 1178 में बुरी तरीका से हराया था दोस्तों।
दोस्तों इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था वो उम, दोस्तों मूलराज की माता जो थी नायका देवी, वो इस युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। दोस्तों भीमदत्ती जो थे वो चालुक्य वंश के शासक थे। दोस्तों चालुक्य वंश में भी सोलंकी वंश के यह भीमदत्ती शासक थे। दोस्तों जिनकी राजधानी का नाम अनहिलवाड़ था। दोस्तों मैंने आपको बता दिया जो कि इस युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था वो नायका देवी थी दोस्तों, जो कि दोस्तों मूलराज द्वितीय की माता थी। जो माता थी दोस्तों यह मूलराज द्वितीय की माता थी। बात करते हैं दोस्तों इनके जो पति थे वो अजयपाल सिंह थे। कौन थे दोस्तों? अजयपाल सिंह। दोस्तों इन्होंने जो शासन किया था 1171 से 1175 में किया था। दोस्तों फिर मोहम्मद गौरी का जो कुछ दोस्तों इतिहासकार कहते हैं कि नायका देवी ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीका से हराया था। दोस्तों इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद गौरी भा, भारत की मुख्य भूमि पर 13 साल तक आक्रमण नहीं किया था। इतनी बुरी तरीका से दोस्तों नायका देवी ने मोहम्मद गौरी को हराया था। दोस्तों मोहम्मद गौरी भारत की मुख्य भूमि पर नहीं आया था, आज के पाकिस्तान पर उसने युद्ध कब्जा किया था। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट आक्रमण होता है 1179 में, जो कि दोस्तों कश्मीर और सिंध को जीता इसने। मोहम्मद गौरी ने कश्मीर और सिंध को जीता, जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों। मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि नहीं थी दोस्तों। इसी तरीका से दोस्तों 1186 में पंजाब को जीता, यह भी दोस्तों पाकिस्तान का ही भाग था। अभी दोस्तों बठिंडा तवरेंद इस जगह है। दोस्तों 1191 में इसका जो युद्ध होता है वो उस युद्ध को दोस्तों 1191 के युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों तराइन जो जगह है वो आपकी दिल्ली के पास हरियाणा में दोस्तों पड़ती है। दोस्तों तराइन का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था दोस्तों। दोस्तों हम पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा और पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी की बहुत बुरी तरीका से हार होती है। दोस्तों बात करते हैं मित्र की। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र थे वो चंद्रबरदाई थे, जिनकी पुस्तक का नाम दोस्तों पृथ्वीराज रासो है। दोस्तों 1191 के बाद पृथ्वीराज चौहान का 1191 के बाद दोस्तों बात होती है 1192 में। दोस्तों 1192 में भी तराइन का दूसरा युद्ध होता है। दोस्तों इससे पहले थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों एक बहुत बड़े इतिहासकार रह चुके हैं जिनका नाम है फरिश्ता। दोस्तों फरिश्ता एक इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरीका से जब तराइन के प्रथम युद्ध में हारे थे। दोस्तों बहुत बुरी तरीका से तराइन के युद्ध में हारे थे मोहम्मद गौरी। इस युद्ध से हारने के बाद दोस्तों 1 साल तक मोहम्मद गौरी ने स्नान नहीं किया था, नहीं सही से खाना खाया था, नहीं नींद ली थी। दोस्तों इसने अपनी एक अपनी सोच बनाई कि मुझे पृथ्वीराज चौहान को हराना है। इसलिए दोस्तों इसने सोचा था कि मुझे दूसरा तराइन का युद्ध करना है। यह सोच के साथ दोस्तों मोहम्मद गौरी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध स्टार्ट करता है, जिसमें दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से दोबारा से होता है, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी जीतता है,
जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी जीता। इसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को इसमें अजमेर दे दिया था, इसमें अजमेर मिला हारने के बाद भी। दोस्तों दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी उत्तरायण के दूसरे युद्ध में, फिर भी कुछ सालों तक पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में शासन किया था। दोस्तों मोहम्मद गौरी तुरंत नहीं पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले गया था। दोस्तों कुछ यहाँ पर दो टाइप से इतिहासकार सोचते हैं। जैसे दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र थे चंद्रबरदाई। दोस्तों चंद्रबरदाई की जो पुस्तक का नाम है पृथ्वीरासो। दोस्तों इस किताब में पृथ्वीराज चौहान का विस्तार तरीके से वर्णन किया गया है। दोस्तों इस किताब में दोस्तों इतिहासकार कुछ कहते हैं कि इस पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र थे वो चंद्रबरदाई थे। दोस्तों चंद्रबरदाई को भी पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान ले गया था। और दोस्तों जब पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रबरदाई अफगानिस्तान गए थे, दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में 1 साल तक बहुत बुरी तरीका से प्रताड़ित किया, बहुत बुरी तरीका से उसके पृथ्वीराज चौहान को रखा। और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें भी फोड़ दी थी। दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र थे चंद्रबरदाई, दोस्तों चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी का विश्वास जीता था। दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जी शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने अपने दरबार में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया था, तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जी के जो मित्र थे चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई ने दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत प्रचलित था। आप सभी उस स्टेटमेंट को दोस्तों जानते होंगे। जो स्टेटमेंट था दोस्तों वो स्टेटमेंट था दोस्तों कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूको चौहान। ये दोस्तों स्टेटमेंट बहुत प्रचलित है, लेकिन दोस्तों इस बहुत सारे आधुनिक काल के इतिहासकार इस घटना को नहीं मानते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। दोस्तों इसलिए कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह सब अफवाह है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। दोस्तों इस तरीके से हम आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसमें मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करते हैं, दोस्तों इनकी जो आपका ये दिल्ली है, आधुनिक दिल्ली है अभी, इस दिल्ली का जो पुराना नाम था दोस्तों वो डिल्लकापुरी था। दोस्तों इसको जो बसाया था वो अनंगपाल तोमर ने बसाया था, जो कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। दोस्तों अनंगपाल तोमर जो थे दोस्तों, इनके कोई पुत्र नहीं था। दोस्तों अनंगपाल तोमर ही आपके अनंगपाल द्वितीय हैं। दोस्तों इनके कोई पुत्र नहीं था। दोस्तों इनकी 2 बेटी थी, यानी कि 2 पुत्री थी। दोस्तों अनंगपाल तोमर के 2 पुत्री थी, जिसमें दोस्तों पहली पुत्री से जो जन्मे थे वो पृथ्वीराज चौहान थे दोस्तों, और दूसरी पुत्री से जो जन्मे थे दोस्तों वो जयचंद थे। आप सभी जानते होंगे दोस्तों जयचंद के बारे में।
दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के पिताजी की बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम जो था दोस्तों सोमेश्वर सिंह चौहान। क्या नाम था दोस्तों? सोमेश्वर सिंह चौहान, जिन्होंने दोस्तों 1169 से 1177 तक शासन किया था। दोस्तों उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान आपके ओनली 17 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे दोस्तों? 17 वर्ष के थे। दोस्तों इनके पृथ्वीराज चौहान के जो नाना जी थे दोस्तों इनके नाना जी ने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दोस्तों यह बात सुनकर जयचंद खुश नहीं हुआ था। दोस्तों यानी कि पृथ्वीराज चौहान को 1177 में गद्दी पर बैठाल दिया गया था। कब बैठाल दिया गया था दोस्तों? 1177 में गद्दी पर बैठाल दिया गया था। यह बात दोस्तों जयचंद को दोस्तों यह बात पसंद नहीं थी कि मेरे कि पृथ्वीराज चौहान को गद्दी दी जाए। दोस्तों जयचंद खुद चाहता था कि मुझे गद्दी मिले, मैं इसका उत्तराधिकारी बनूं। दोस्तों इसीलिए पृथ्वीराज चौहान का जब 1191 में युद्ध हुआ था दोस्तों, इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की थी। इसलिए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की दोस्तों 1192 में 1192 में सहायता नहीं की थी। इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में हार होती है। और दोस्तों जयचंद को खुद नहीं पता था कि इसके 2 साल बाद इसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा, जो कि मोहम्मद गौरी करेगा। इसको खुद नहीं पता था दोस्तों, जो आगे दोस्तों 2 साल बाद होता है। इससे पहले दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की माता जी के बारे में आपको बता देता हूँ। इनकी माता जो थी कर्पूरा देवी थी। दोस्तों जो इनकी प्रेमिका जो थी वो संयुक्ता थी, जिनको दोस्तों संयोगिता भी कहते हैं। दोस्तों संयोगिता की बात करता हूँ जो कि जयचंद की पुत्री थी। कौन थी दोस्तों? संयुक्ता जयचंद की पुत्री थी। दोस्तों जयचंद एक यह भी रीजन था कि दोस्तों यह नहीं चाहता था कि इनकी पुत्री संयुक्ता की पृथ्वीराज चौहान से शादी हो। दोस्तों जयचंद यह नहीं चाहता था कि संयुक्ता की पृथ्वीराज चौहान से शादी हो। इसलिए दोस्तों जयचंद ने भी संयुक्ता का एक स्वयंवर रखा था। उस स्वयंवर में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। उस स्वयंवर में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया था। जयचंद ने अपने दरबार में पृथ्वीराज चौहान का एक डमी टाइप का पुतला बनवा लिया था। डमी पुतला बनवाया था। उस पुतले को दोस्तों संयुक्ता ने माला पहनाई थी। दोस्तों पुतले को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था संयुक्ता ने। दोस्तों इसलिए संयुक्ता को पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका या पत्नी कहते हैं। दोस्तों इसके आगे वाला पॉइंट जो है दोस्तों 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जो कि दोस्तों गौरी और जयचंद के बीच में होता है। इससे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता था पृथ्वीराज चौहान के बीच में और गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं करता है। वरना दोस्तों जयचंद अगर इनकी सहायता इस युद्ध में कर देता तो मोहम्मद गौरी को यहाँ से भारत से भागना पड़ता और भारत कभी भी विदेशी शक्ति का गुलाम नहीं बनता। भारत कभी भी विदेशी शक्तियों का गुलाम नहीं बनता। दोस्तों यहाँ से गुलाम बनना ही स्टार्ट हो गया। दोस्तों जब चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी के बीच में और जयचंद के बीच में, जो कि दोस्तों जयचंद गढ़वाल वंश के शासक थे, जो कि कन्नौज में थे, जिसमें दोस्तों गौरी की जीत होती है और इसमें जयचंद की हार होती है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि जब
पृथ्वीराज चौहान के जो पिताजी थे सोमेश्वर सोमेश्वर सिंह चौहान, वो 1169 से लेकर 1177 तक जो आप गद्दी पर थे, शासक थे। उसके बाद ही दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को भी 1177 में गद्दी पर बैठाला गया था। इस तरीके से दोस्तों पृथ्वीराज चौहान 1177 से क्या इस 1177 के बाद दोस्तों यह 1191 में इनका युद्ध हुआ, फिर 1192 में इनका युद्ध हुआ तराइन का। इस तरीके से दोस्तों इनका युद्ध होता गया। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है दोस्तों, बात करते हैं जब मोहम्मद गौरी भारत में आया था तो दोस्तों इनके साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भी साथ में आए थे, जो कि दोस्तों एक सूफीवाद थे। दोस्तों बात करते हैं सूफीवाद क्या होता है। दोस्तों सूफीवाद होता है जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे कि जो सुन्नी होते हैं, सुन्नी और शिया तो मुस्लिमों में अलग कैटेगरी होती है दोस्तों। जो दोस्तों सुन्नी होते हैं, सुन्नी दोस्तों मोहम्मद साहब जो आपके मुसलमान के जो फर्स्ट पैगंबर थे, मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, जो कि दोस्त प्रॉफिट मोहम्मद साहब यानी कि मोहम्मद साहब की शिक्षा में विश्वास करते हैं दोस्तों, वो होते हैं सुन्नी। और दोस्तों जो शिया लोग जो होते हैं, जो मोहम्मद साहब के दामाद जिनका नाम था अली, दोस्तों उनकी शिक्षा में विश्वास करते हैं, उनको उनको हम शिया बोलते हैं। जो मोहम्मद साहब की शिक्षा में विश्वास करते हैं दोस्तों, उनको हम सुन्नी सुन्नी बोलते हैं। और जो दोस्तों उनके दामाद मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनकी शिक्षा में विश्वास करते हैं दोस्तों, उनको शिया बोलते हैं। तो दोस्तों इन दोनों की शिया और सुन्नी दोस्तों शिया और सुन्नी के बीच में जो मतभेद है दोस्तों, इन दोनों शिया और सुन्नी के बीच में जो मतभेद है उसको दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए दोस्तों जो जो आते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों सूफीवाद। दोस्तों जो शिया और सुन्नी के बीच मतभेदों को मिटाए उसको बोलते हैं सूफी लोग। तो दोस्तों सूफीवाद आपको समझ में आया होगा। एक लाइन में आपको बता देता हूँ सूफीवाद क्या होता है। सूफीवाद दोस्तों होता है शिया और सुन्नी के बीच जो झगड़ा है उनको खत्म करे, उसको बोलते हैं दोस्तों सूफीवाद। दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं, इनके दरगाह को बोलते हैं अजमेर शरीफ, जो कि राजस्थान के अजमेर अजमेर में पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों स्टार्ट में मोइनुद्दीन चिश्ती आपके अजमेर राजस्थान में रहते थे। दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने जब चंदावर का युद्ध जीता था दोस्तों 1194 में, उस दोस्तों चंदावर के युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे। दोस्तों इस सिक्के पर, ये जो सिक्का था उस पे दोस्तों एक तरफ लक्ष्मी का फोटो था, दोस्तों एक तरफ लक्ष्मी का फोटो था और दूसरे तरफ दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और खुद का यानी कि मोहम्मद गौरी का फोटो था दोस्तों। इसलिए इसलिए कहते हैं दोस्तों कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध तराइन के दोस्तों तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ही तुरंत नहीं ले गया था पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान में। कुछ सालों तक पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों भारत में शासन किया था, क्योंकि दोस्तों इसमें लक्ष्मी के सिक्के में इनका फोटो दिखता है। इसलिए कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि पृथ्वीराज चौहान ने कुछ सालों तक शासन भारत में किया था। दोस्तों उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी ने एकता प्रथा चलाई थी। इसमें दोस्तों इसका मोहम्मद गौरी का कहना था कि मैं अपने सैनिकों को वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा दूंगा। दोस्तों मोहम्मद गौरी का जो कहना था कि मैं अपने सैनिकों को वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा दूंगा। तो दोस्तों एकता प्रथा
यही होती है कि जो वेतन की जगह पर जमीन का टुकड़ा जिसको दें वो होती है एकता प्रथा। दोस्तों बात करते हैं 1203 में जब दोस्तों मोहम्मद गौरी ने कालिंजर अभियान किया था। दोस्तों इससे पहले महमूद गजनवी ने कालिंजर अभियान किया था। उसी के ही उसी के दोस्तों रूल्स को फॉलो करते हुए महमूद मोहम्मद गौरी भी चल रहा है। तो मोहम्मद गौरी ने भी दोस्तों कालिंजर अभियान किया था। इसमें दोस्तों जो चंदेल शासक थे परमा परमादिदेव दोस्तों, इनको बहुत बुरी तरीका से हराया था। दोस्तों इस इस युद्ध में इस युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने परमादिदेव को जब हराया था दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग था इस युद्ध में, वो सहयोग था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो गुलाम था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर अभियान जिताया था। 1203 में दोस्तों जब मोहम्मद गौरी कालिंजर अभियान करता है तो इसका जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों चंदेल शासक परमादेव को हराया था। यह जो कालिंजर अभियान मैंने जो जीता था, उसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। दोस्तों जब बात करते हैं जो परमादिदेव के जो सेनापति थे, वो आला और ऊदल से। दोस्तों कहा जाता है कि आला और ऊदल ने दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को 40 बार हराया था। दोस्तों आला ऊदल एक बहुत बड़े चंदेल शासक परमादिदेव के सेनापति थे। दोस्तों कहा जाता है कि यह अपने गुरु की बातों को बहुत मानते थे। दोस्तों जो इसी तरीका से जब दोस्तों मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान होता है, वो गोखर जाति के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है दोस्तों? गोखर जाति के विरुद्ध होता है। दोस्तों इससे पहले हमने जो पढ़ा था महमूद गजनवी का भी गोखर जाति के विरुद्ध अंतिम अभियान होता है। इसी तरीके से दोस्तों मोहम्मद गौरी का भी अंतिम अभियान होता है गोखर जाति के विरुद्ध। दोस्तों इसके बाद जब गौरी पाकिस्तान में थोड़ी कुछ दिनों के लिए रुकता है, तो दोस्तों इसकी पाकिस्तान में 1206 में दमयक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब यह अपने शिविर में सो रहा था। दोस्तों जब यह अपने शिविर में सो रहा था तो इसकी हत्या अली मर्दान ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अली मर्दान ने की थी। दोस्तों इस तरीके से हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें दोस्तों पढ़ने वाले हैं कि मोहम्मद गौरी के गुलाम के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जब यह मोहम्मद गौरी दोस्तों जब अफगानिस्तान गया था, तो इसने बाजारों से बहुत सारे दास खरीदे थे, जिसमें से दोस्तों जो ऐसे कुछ दास थे दोस्तों जो इसके कहने पर अपनी जान दे देते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपको इसके बारे में और अच्छा तरीका से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आज की वीडियो इतनी रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक वगैरह से आगे तक इस वीडियो को बढ़ाएं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।